उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठवें चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। छठे चरण में यूपी की 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है और छठे चरण में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। 57 में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इस चरण में 2,14,62,816 मतदाता हैं। इनमें से 1,14,63,113 पुरुष हैं, वहीं 99,98,383 महिला वोटर शामिल हैं। और अगर थर्ड रेंजर की बात करें तो थर्ड जेटर यहाँ 1,320 हैं। इस चरण में गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र और द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री श्रीराम चौहान और राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाए चुनाव का अब ये वाला चरण जो छठा चरण है, इसमें क्या खास रहने वाला है? कौन कौन से मंत्री ऐसे हैं राज्य के जिनकी साख दांव पे लगी है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीट कौन सी होने वाली है? लाइन लगवाएं दर्शनार्थियों का। जी बिल्कुल, देखिए जो कहा जाए कि आज 1 तारीख हो गई और आज शाम 6 बजे जो 10 जिलों की 57 सीटों पर आज यहाँ पर चुनाव प्रचार थम जाएगा और ये पूर्वांचल के गढ़ में अब चुनाव आ चुका है। तो ऐसे में 6वें और 7वें चरण में करीब 111 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो वहीं जो विपक्षी दल हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और हम लोग इस समय गोरखपुर सदर में खड़े हुए हैं, जहाँ गोरखपुर शहर सीट से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ से विधायक हुआ करते। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो विधायक पद के प्रत्याशी हैं और इतिहास में वो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो सांसद होते आए हैं। और ये गोरखपुर पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि मठ है जहां से पूर्वांचल की पूरी राजनीति चलती है और यहीं से पूर्वांचल को साधा जाता है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पे जनसभाएं करते रहे हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कहीं जनसभा, कहीं रैली और उसके साथ ही गोरखपुर शहर में उन्होंने रोड शो किया था। तो ये साफ तौर देखा जा रहा है कि जब उनका गढ़ माना जाता है तो पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो ऐसे में कई जो 10 जिलों में जनपदों में चुनाव होने हैं तो वहाँ कई दिग्गजों के जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं और सतीश द्विवेदी हैं, ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी और इसके साथ ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और गोरखपुर की बात कर ली जाए तो गोरखपुर में यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं उनके जो कहा जाता है कि राजनीति में प्रतिद्वंदी और इसके साथ ही घनिष्ठ विरोधी माने जाते हैं हरिशंकर तिवारी, उनके बेटे चिल्लू पार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 में बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, 2017 में वो चिल्लू पार से बहुजन समाज पार्टी से जीते थे और उससे पहले ही चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो विनय शंकर तिवारी की वहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इसके साथ एक सीट यहाँ पर गोरखपुर में और पड़ती है पिपराइच में ही योगी आदित्यनाथ के सहयोगी रहे और 2004 में वो उनसे अलग हुए और कई मामलों में योगी आदित्यनाथ के साथ उनका नाम भी चर्चाओं में रहा है। दीपक अग्रवाल वो बहुजन समाज पार्टी से पिपराइच विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, महेंद्र सिंह विधायक हैं। और इसके साथ एक चर्चित नाम और जमुना प्रसाद निषाद पूर्व विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं, उनके बेटे अमरेंद्र निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो गोरखपुर में 9 सीटें आती हैं, तो ऐसे में एक सीट पर मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ 8 सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा प्रशांत। बलरामपुर से भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। जिस तरह से देखा विजयपाल सिंह, जिस तरीके से देखा जाए ये बलरामपुर सीट पर सबसे ज्यादा भारी कौन पड़ता दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सीट पर कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं विजयपाल जी जो कि बीजेपी के लिए ज्यादा प्रभावित वोटर को कर सकते हैं या वोट को कर सकते हैं और यहाँ पर सपा को फायदा हो सकता है? प्रत्याशियों में दोनों में से किसकी में सबसे ज्यादा दम है? वो
और जगराम पासवान दोनों के बीच में काफी टक्कर की लड़ाई है। इसमें से मुद्दे कौन कौन से हैं हावी, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है या सपा को फायदा हो सकता है? विजय पाल जी। जी यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि क्षेत्र में जो है सड़कों का विकास नहीं हुआ है और छुट्टा जानवरों को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सपा प्रत्याशी हैं वो कितने दमदार हैं? बाकी अगर कांग्रेस या फिर अन्य दलों की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, वो कहाँ पे स्थिति उनकी नजर आती है? जी जो है समाजवादी पार्टी से जगराम पासवान जी वहाँ चुनाव मैदान में है और वो इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं। वो काफी उनका लड़ाई जो है भाजपा से सीधे टक्कर में है। ठीक है, और जो लोग वोटिंग परसेंट यहाँ पे किस समाज का सबसे ज्यादा है, किस समुदाय का सबसे ज्यादा है? जी सबसे अधिक जो है विधानसभा तुलसीपुर में जो है भूमिका मुस्लिम वर्ग के लोग का होता है। ठीक है, कितनी विधानसभाएं हैं टोटल? जनपद बलरामपुर में 4 विधानसभाएं हैं जी। ठीक है, 2017 की बात करें तो कितने पे बीजेपी काबिज थी? 2017 के चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। ठीक है, अभी जो वर्तमान स्थिति है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी, इसमें क्या लग रहा है बीजेपी कौन सी सीट गंवा सकती है या अपने हाथ से गंवा सकती है, खिसक सकती है बीजेपी? जी हमें ऐसा लगता है कि जिसमें जो है बीजेपी जो है तुलसीपुर और उतरौला विधानसभा जो है सीट खतरे में है। हो सकता है कि ये सीट हाथ से छूट चली जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाराजगंज से बैजनाथ पासवान भी जुड़ गए हैं। बैजनाथ पासवान जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा था और हो सकता है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में जनता वोट ना करे, कुछ ऐसे मुद्दे हों तो वो भी बताइएगा। जी सर, यहाँ पे जो है सिसवा विधानसभा है, जनपद महाराजगंज में 5 विधानसभा है, तो इस विधानसभा सिसवा 317 है, जहाँ पे जनता का काफी आक्रोश दिख रहा है और एक सदर में भी जनता का आक्रोश दिख रहा है। बीजेपी के जो विधायक थे वो अपने क्षेत्र में काम न कराए हैं और काफी पुलियां जो है बरसात में ढह गई थी, जिसमें सरकार का आदेश था जो बरसात में पुलियां ढह गई उसको तत्काल बनाए, लेकिन विधायक द्वारा दौरा करने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी नहीं बनवाया गया, जिससे जनता में काफी आक्रोश है और जगह जगह से यह सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी और सीटों पर क्या आलम है? बाकी 3 विधानसभा में अच्छा है जी। यहाँ पर सबसे रोचक किस सीट के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे रोचक सीट कौन सी है जहाँ पर मुकाबला बड़ा कड़ा देखने को मिलेगा या फिर बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहा है उस सीट पे? जी, विधानसभा नौतनवा में अमनमणि त्रिपाठी और मुन्ना सिंह हैं जो टक्कर में हैं। पिछले चुनाव में 2017 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़े थे अमनमणि त्रिपाठी जी, जो विजयी घोषित हुए और इस बार बीएसपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, बीएसपी और कांग्रेस, सपा और भाजपा में तो हर जगह टक्कर है, यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है इन सीटों पर? कांग्रेस जो है इस समय 5 विधानसभा पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, बाकियों में नहीं किया। विधानसभा जी एक ही विधानसभा सीट पर कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन टक्कर कांग्रेस का टक्कर यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी एक ही सीट पर देखने को मिल रहा है जी, केवल सपा और कमल का फूल, बस 2 ही चीज का टक्कर है यहाँ पे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका बैजनाथ पासवान जी। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाए सभी सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस, वो सपा, लेकिन कांग्रेस और बसपा का जो वजूद है वो कभी इतना खास किसी भी चरण में देखने को नहीं मिला जहां ज्यादातर सीटें बसपा के खाते में गई हो, या फिर लग रहा हो कि बसपा इस पर काबिज होने वाली है कांग्रेस में। यहाँ तक कि अगर रायबरेली अमेठी में भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी हवा दिखाई नहीं दी कांग्रेस की। क्या अब जो 2 चरण बचे हुए हैं, एक जो 3 तारीख का चरण है
जिसकी सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनमें किसी भी सीट पर ऐसा है जहां कांग्रेस कहीं पर भी टक्कर दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूर्वांचल जो गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का बन गया था और पिछली बार भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी और ऐसे में अब 2022 का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जो था वो जाति धर्म से हटके विकास के मुद्दे पर, सुशासन और प्रशासन के मुद्दे पर लड़ा है। तो ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस हाशिए पर अभी भी है, कुछ सीटों पर उसकी फाइट बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जनता का रुझान अगर सही तरीके से जाने तो कांग्रेस को वो आंकते ही नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी भी हाशिए पर मानती है। तो साफ तौर से पूर्वांचल के गढ़ में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर बताई जा रही है, तो कहीं कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की टक्कर बताई जा रही है। तो वही कांग्रेस का जो देखा जाए कि कांग्रेस का वजूद जो जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी में था वहां पर वो बढ़त नहीं पा पाई है और जनता को ये रुझान मिलना हो सकता था कि अगर अमेठी में या फिर रायबरेली से जो संदेश मिलता वो पूर्वांचल की तरफ आता जैसे कांग्रेस यहाँ मजबूत होती। लेकिन कांग्रेस का हालांकि प्रियंका गांधी के आने से जो 2012 से 2019 तक जो उनका संगठन निरंकुश हो चुका था उसको मजबूत करने का काम किया है प्रियंका गांधी, दम भरने का काम किया है। करीब 3 लाख उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था और इसके साथ ही जो उनका संगठन था बूथ लेवल तक उन्होंने खड़ा किया है, सोशल मीडिया टीम उन्होंने एक्टिव की है। तो ये जरूर है कि कांग्रेस कई सीटों पर फाइट कर सकती है। गोरखपुर सदर में हालांकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं और इसके साथ ही पिपराइच में वहाँ उनके प्रत्याशी हैं, तो वहां पर भी लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इस तरीके से ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस का हालांकि पूर्वांचल में उतना वजूद नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और है। जिस तरह से प्रशांत जिस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं प्रशांत, उसी पे चंद्रशेखर भी उसी सीट से लड़ रहे हैं, तो उनका क्या वजूद है? क्योंकि हवाई दावे तो वो बहुत किए और माहौल उन्होंने बहुत बनाया, हालांकि कोई दम तो नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक क्रेडिट लेने की कोशिश की। अगर हार भी मानी जाएगी तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ से ही हार मानी जाएगी उनकी। बिल्कुल, देखिए जो आजाद समाज पार्टी के यहाँ से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट पैदा करने के साथ ही अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने का जो उनका ऊपर आरोप लगता है कि पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर आकर वो चुनाव लड़े हैं गोरखपुर, जबकि उनके कई समर्थक इस बात को लेकर नाराज हो गए हैं कि ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड फायदेमंद नहीं होगा और इससे नुकसान ही पार्टी को होगा, क्योंकि जीत जब दर्ज नहीं होगी या उनकी जमानत जब्त होती है तो पार्टी का बड़ा नुकसान होता है और कार्यकर्ताओं को यहाँ से मायूसी हाथ लगेगी। हालांकि वो लगातार दावे करते आए हैं कि उनको यहाँ अच्छा वोट प्रतिशत मिल रहा है, इसके साथ ही रुझान उनके अच्छे हैं, लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी के ख्वाजा शमसुद्दीन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी हालांकि वोट देखा जाता है तो वो जो अनुसूचित वर्ग का वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ यहाँ तटस्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे ज्यादा क्योंकि ये गढ़ गोरखनाथ पीठ है यहाँ पीछे और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इससे पहले वो सांसद रहे, हमेशा उनकी ही चलती रही है, उनके इशारे पर यहाँ विधायक बनते और बिगड़ते रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उन्होंने यहाँ अपने जो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़ाया था और भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ से चुनाव हारे थे। उसके बाद से साफ तौर से हो गया कि अगर गोरखपुर सदर में रहेगा तो गोरखपुर सदर में योगी आदित्यनाथ का ही यहाँ जलवा बरकरार रहेगा और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद केवल अपना पॉलिटिकल स्टैंड और मीडिया में छाने के लिए ही इस तरीके की गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया और चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक कर जल्द होंगे हाजिर।